अच्छा, एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो हमें दिखती नहीं पर हम उसे महसूस जरूर करते हैं। आज हम इसी रहस्यमयी ताकत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त वो चट-चट की आवाज सुनी है? या कार का दरवाजा छूते ही हल्का सा शॉक लगा है? अब आप सोचेंगे कि ये तो आम बातें हैं, है ना? लेकिन असल में ये आम बातें नहीं है। ये एक बहुत बड़े और गहरे भौतिक रहस्य की तरफ हमारा पहला इशारा है। देखिए, एक स्वेटर की चटचट से लेकर आसमान में कड़कती हुई बिजली तक, या फिर वो पुराने टीवी स्क्रीन से चिपकता हुआ कागज का टुकड़ा, इन सब में एक ही चीज कॉमन है: स्थिर वैद्युत आवेश यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का बनना और फिर अचानक से डिस्चार्ज हो जाना। तो आखिर ये अदृश्य शक्ति काम करती कैसे है? पुराने जमाने के साइंटिस्ट्स ने बड़े ही आसान एक्सपेरिमेंट से इस पहेली को सुलझाना शुरू किया और उन्होंने पाया कि ये शक्ति मूल रूप से दो ही काम करती है: या तो चीजों को अपनी तरफ खींचना या फिर उन्हें खुद से दूर धकेलना। एक्सपेरिमेंट्स बड़ी ही मजेदार और सिंपल होते थे। जैसे रेशम से रगड़ी हुई दो कांच की रॉड्स को पास लाएं तो वो एक दूसरे से दूर भागती थीं। बिल्ली के खाल से रगड़ी दो प्लास्टिक रॉड्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था, वो भी एक दूसरे से दूर भागती थीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक कांच की रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड को पास लाया गया, वो तो एक दूसरे की तरफ खींची चली गईं। तो इन एक्सपेरिमेंट से एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम सामने आया। एक जैसे गुण वाली चीजें मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं यानी दूर धकेलती हैं, और अलग अलग गुण वाली चीजें मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं यानी खींचती हैं। बस यही है इस पूरी कहानी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल। तो वैज्ञानिकों ने इस अजीब से गुण को एक नाम दिया: इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसे मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, जैसे मास होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन मास के उलट चार्ज दो तरह का होता है, और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। अब ये दो तरह के चार्ज थे तो इनको नाम भी देना था, और ये काम किया अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने इन्हें कहा पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस। और ये सिर्फ नाम नहीं थे, इसके पीछे एक लॉजिक था। जैसे एक +5 और एक -5 मिलकर 0 हो जाते हैं, वैसे ही ये दोनों चार्ज एक दूसरे के असर को खत्म कर सकते हैं। तो जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो असल में होता क्या है? होता यह है कि बहुत छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक चीज से दूसरी पर कूद जाते हैं। जिस चीज से इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और जिस पर आ गए वो नेगेटिव चार्ज। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई नया चार्ज पैदा नहीं होता, सिर्फ उसका ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि चार्ज क्या है, तो चलिए इसके कुछ नियम भी जान लेते हैं। पता चला कि चार्ज हमेशा 3 बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत ही मजबूत नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम है योज्यता, मतलब चार्ज को आप नॉर्मल नंबरों की तरह उनके साइन के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा है संरक्षण। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, चार्ज कभी बनता या खत्म नहीं होता, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और तीसरा है क्वांटमीकरण, और ये वाला थोड़ा अजीब है। ये चार्ज की एक बड़ी अजीब सी सच्चाई है। मतलब आप जितना चाहें उतना चार्ज नहीं ले सकते। ये हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, एक फिक्स्ड यूनिट के पैकेट में, जिसे ई कहते हैं। आपको कभी आधा ई या 1.5 ई चार्ज नहीं मिलेगा। ये हमेशा 1 ई, 2 ई या -10 ई जैसा ही होगा। ये एक अकेले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की मात्रा है। और ये जो बेसिक यूनिट है ना, ये इतनी ज्यादा छोटी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां हम खरबों इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं, हमें चार्ज का ये पैकेट वाला नेचर महसूस ही नहीं होता। ये हमें एक लगातार बहने वाली चीज जैसा लगता है। ठीक है, तो अब हमें पता है चार्ज क्या है, उसके नियम क्या हैं, पर सवाल ये है कि वो जो फोर्स लगाता है उसे नापे कैसे। इसके लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी के फ्रांस, जहां एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। और यहीं पर आता है कूलम्स का नियम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आप कह सकते हैं नींव है। ये हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को एकदम सटीक तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाए। कूलोम का नियम कहता है कि ये फोर्स दो बातों पर डिपेंड करता है।
पहली, चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। और दूसरी, उनके बीच की दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है फोर्स तेजी से कम हो जाता है, दूरी के स्क्वायर के हिसाब से। अब इलेक्ट्रिक फोर्स असल में कितना ताकतवर है, ये समझने के लिए चलिए इसकी तुलना ग्रेविटी से करते हैं। ग्रेविटी तो हमेशा खींचती है और मास पर डिपेंड करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है, और वो चार्ज पर डिपेंड करता है। पर असली फर्क तो इनकी ताकत में है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से 10 टू द पावर 39 गुना, मतलब 1 के आगे 39 जीरोज, इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोच से भी परे है। यही वो फोर्स है जो एटम्स को एक साथ जोड़कर रखता है। यही वो फोर्स है जो हमें कुर्सी से आर पार होने से रोकता है। पर एक मिनट, ये इतना शक्तिशाली फोर्स बिना एक दूसरे को छुए काम कैसे करता है? मतलब एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि पास में दूसरा चार्ज है? इसका जवाब एक और बहुत ही शानदार आइडिया में छिपा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हर चार्ज अपने आसपास एक असर का अदृश्य नक्शा बना देता है। एक चार्ज सीधे दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता, वो पहले अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है तब वो फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। और इस फील्ड की एक डायरेक्शन भी होती है। इसे समझने के लिए हम ये कल्पना करते हैं कि अगर उस फील्ड में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो किधर जाएगा? तो एक बड़े पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस उससे बाहर की तरफ निकलती हैं, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए ठीक इसका उल्टा, एक छोटा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ खिंचेगा, इसलिए फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका देता है। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले सवाल पर ले आता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से खरबों खरब गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो हम हर चीज से चिपके क्यों नहीं रहते? हम अपनी कुर्सी से क्यों नहीं चिपक जाते? जवाब इस बात में है कि ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, पर यह कहानी फिर कभी।